जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट के रूप में हमें डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज तथा इफिशियंसी और जो उन्मी का गुणांक जो कि अशुद्धि को मापता, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा तथा इस आधार के ऊपर हमने निष्कर्ष निकाला कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में हमें कम आउटपुट सिग्नल देता है। साथ में ही जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी दक्षता जो होती है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में आधी होती है तथा हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो हमें आउटपुट के अंदर सिग्नल मिलते हैं उनके अंदर डिस्ट सिग्नल्स के अंदर जो हम डीसी करंट तथा वोल्टेज जो प्राप्त करते हैं उसके अंदर एसी वोल्टेज या करंट की अशुद्धि की मात्रा भी हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर बहुत अधिक होती है तथा वही अशुद्धि की मात्रा फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर कम होती है तथा इस आधार के ऊपर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि जो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। तो इसकी सहायता से फुल वेव रेक्टिफायर की सहायता से हम आउटपुट के रूप में हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में अधिक सिग्नल प्राप्त करते हैं तथा उसकी दक्षता भी जो होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में 2 गुना होती है। तो आज की क्लास में हम इन दोनों हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के लिए आउटपुट अगर किसी इनपुट वोल्टेज का मान दें तथा उस इनपुट वोल्टेज के आधार के ऊपर हमें आउटपुट के रूप में कितनी कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है उसके लिए 2 क्वेश्चन करेंगे। जिसमें पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाया है जिसके अंदर सेकंड कुंडली के ऊपर प्राथमिक कुंडली के द्वारा जो इनपुट वोल्टेज दी जाती है उसका मान 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा जब डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होकर वोल्टेज तथा करंट को फ्लो करता है उस कंडीशन के अंदर जो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसका मान कितना है 20 ओम तथा जो लोड प्रतिरोध जिसके ऊपर हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा आउटपुट के रूप में करंट या वोल्टेज जो मिलेगी उस प्रतिरोध का मान कितना है 800 ओम। तो उसी के अंदर जो क्वेश्चन है जो 4 क्वेश्चन है मेनली जो हमें जरूर या जो हम करंट वोल्टेज निकालते हैं वो है उसमें सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम करंट, एवरेज डीसी वोल्टेज तथा आरएमएस के रूप में जो करंट प्राप्त होती है उसका मान ज्ञात करना है। सेकंड के अंदर जो दक्षता के लिए पावर यूज होती है एसी पावर तथा डीसी पावर उन पावर्स का मान ज्ञात करना है। थर्ड कंडीशन के अंदर जो आउटपुट के रूप में हमें एवरेज डीसी वोल्टेज मिलती है उसका मान ज्ञात करना है। और चौथा जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर जो है इसकी इफिशियंसी क्या होगी, मतलब जो हमने इनपुट के रूप में वोल्टेज दी है उस आधार के ऊपर हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी इफिशियंसी या फिर ये हाफ वेव रेक्टिफायर अपने कितने परसेंटेज आउटपुट वोल्टेज या करंट प्रदान करता है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम करंट का मान। तो हमें यहाँ पे इनपुट पर जो इनपुट पर वोल्टेज है उसका मान क्या है वो है Vs बराबर 50 sin ओमेगा टी और हमें मालूम है ये क्या होती है इसके लिए Vm होती है पर ये Vm कौन सी कंडीशन में होती है यदि ओमेगा टी या थीटा बराबर क्या हो जाए π/2 तो वोल्ट का तो अधिकतम वोल्ट का Vm बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा 50 sin π/2 बराबर 50 वोल्ट। अब जब हम मैक्सिमम वोल्टेज मिल गया तो मैक्सिमम करंट जो कि इस डायोड तथा इस लोड प्रतिरोध से होते हुए हमें आउटपुट के रूप में मिलेगी उसका मान ज्ञात करेंगे। तो उस मैक्सिमम वोल्टेज करंट का मान क्या होगा तो अधिकतम
आर एफ, जहाँ पे आई मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा 50/800 प्लस 20, जो कि 5/82 के बराबर होता है, जिसे डिवीजन करने पे 0.061 एम्पियर मैक्सिमम करंट मिलती है। अगर यहाँ से करंट हटा देंगे तो आई मैक्सिमम जो होगी वो कितनी प्राप्त होगी 61 मिली एम्पियर। ये तो मैक्सिमम करंट हो गई, मतलब पहली वैल्यू तो निकल गई, वो कितनी आई 61 मिली एम्पियर। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है, वो कौन सी है आई डीसी। और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आई डीसी का जो सूत्र होता था वो होता था आई मैक्सिमम अपॉन पाई। तो यहाँ पे 61 मिली एम्पियर के अंदर हम अगर 3.14 का भाग देते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है हमें वो होती है 19.4 मिली एम्पियर। सेकेंड वैल्यू भी प्राप्त होगी, वो कितनी आई 19.4 मिली एम्पियर। थर्ड वैल्यू जो है वो जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए थी वो थी मैक्सिमम करंट की आधी, जिसके अंदर 61 मिली एम्पियर के अंदर अगर हम 2 का भाग देंगे तो वहाँ कितना आएगा 30.5 मिली एम्पियर। और ये वैल्यू जो होगी, ये तीनों ही वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। एक तो 61 मिली एम्पियर तथा 14.4 मिली एम्पियर तथा 30.5 मिली एम्पियर। हमें तीनों करंट की वैल्यू के बारे में पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, इन जो यहाँ पर इनपुट के रूप में हम सिग्नल दे रहे हैं इसके कारण जो हमने पावर दी इस हाफ वेव रेक्टिफायर को, एक तो उसका मान ज्ञात करेंगे और दूसरा इस जब हमने जितनी पावर इन की उसकी तुलना में आउट के रूप में कितनी पावर मिल रही है, अब हमें उसका मान ज्ञात करना है। सेकंड के अंदर सबसे पहले हम कौन सी करंट शक्ति निकालेंगे, प्रत्यावर्ती डिस्ट्रिक्ट क्योंकि निवेशी शक्ति पहले निकालते हैं, क्योंकि जो हम इन करेंगे उसी के आधार के ऊपर हमें आउटपुट मिलेगा। तो PAC का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है IRMS का होल स्क्वायर इनटू RL प्लस RF। यहाँ पे IRMS कितना है, PAC बराबर 30.5 का होल स्क्वायर इनटू 820। तो ये PAC जो आएगा और इनटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो 30.5 है वो मिली एम्पियर के रूप में, तो यहाँ से 30.5 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 930.25 इंटू 820 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ से जो PAC की जो वैल्यू आएगी वो 76,280.5 इंटू 10⁻⁻⁵, क्योंकि जब ये एक जो इधर से कट जाएगा 82 का गुणा 930.25 से करने पे ये वैल्यू आती है। जब यहाँ से इस -5 को भी हटा देंगे तो पावर का जो मान आता है वो 0.762 वाट के बराबर होता है। हमने प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति का मान निकाल दिया। अब हमें किसका मान निकालना है, निर्गत निष्ठ शक्ति का मान। निर्गत पहली वैल्यू इसके अंदर कितनी आई 0.762 वोल्ट। सेकंड मान निर्गत निष्ठ शक्ति, ये ओनली किसके ऊपर आएगी, लोड के ऊपर, जो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगी उसके लिए। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे हम अब ओनली RL लोड करंट या लोड प्रतिरोध का यूज करेंगे, RF का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो आउटपुट मिलेगा वो हमें सिर्फ लोड के ऊपर। तो यहाँ पे जो PBC जो होता है वो किसके IBC के होल स्क्वायर इनटू RL के बराबर होता है, तथा PBC
बराबर जो आएगा वो 19.4 का होल स्क्वायर इंटू 800 इंटू 10⁻⁶। पीडीसी बराबर, यहाँ पे 10⁻⁶ आने का कारण है जो हम करंट जितनी भी है वो मिली एम्पियर के रूप में, जब मिली एम्पियर को हटाएंगे तो 10⁻³ का गुना होगा और 10⁻³ का जो स्क्वायर होगा वो 10⁻⁶ होता है। तो यहाँ पर 19.4 का जो स्क्वायर होता है वो 376.36 इंटू 10⁻⁴ इंटू 8। तो ये पीडीसी की जो वैल्यू आती है वो होती है 310.88 इंटू 10⁻⁴ और ये 0.301 वोल्ट के बराबर होता है। दूसरी वैल्यू कितनी आई? 0.301 वॉट। अब हमने करंट भी निकाली, पावर भी निकाली। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो दिस वोल्टेज है, जो हमें यहाँ पे आउटपुट के रूप में वोल्टेज है उसका मान निकालना है। निर्गत डिस्क वोल्ट का, चूंकि आई बराबर क्या है V/R, तो यहाँ पे VDC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो V बराबर क्या आता है? IR की। तो इसका मतलब इस जगह पर जो आउटपुट के रूप में हमें एवरेज डिस्क करंट जो मिली है उसका मल्टीप्लिकेशन हम इस प्रतिरोध के साथ क्या करेंगे तो हमें यहाँ पे जो आउटपुट के रूप में एवरेज डीसी वोल्टेज है उसका मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे VDC बराबर क्या हो जाएगा? I IDC इंटू RL। VDC बराबर IDC का मान जो है वो आपके 19.4 मिली एम्पियर इंटू RL का मान है 800। तो VDC बराबर 19.4 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴। तो इसका जो मान है वो VDC बराबर 10⁻⁴ बराबर 15.2 वाट। ये वैल्यू भी जिसका मान कितना है 15.2 वाट। चौथी वैल्यू है SWR की एफिशिएंसी, जो कि ईटा बराबर क्या होता है PVC/PAC। ईटा बराबर PVC का मान कितना है 0.301। अगर हम इसे परसेंटेज के रूप में लिखना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 100 का अपॉन 0.6762 इंटू 100%। ईटा परसेंट जो यहाँ से आता है उसका मान होता है 39.5%। और ईटा मैक्सिमम परसेंटेज और हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो 40.6% होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईटा की वैल्यू 39.5% आने का कारण, यहाँ पे 39.5%
ये कैलकुलेशन कराई थी जहाँ पे 40.6% के रूप में एफिशिएंसी आ रही थी, उस कंडीशन के अंदर हमने जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या फिर आप ये कह सकते हो अग्र बायस डायोड के अग्र बायस कंडीशन में उत्पन्न होने वाले रेजिस्टेंस को नगण्य या फिर जीरो मान के कैलकुलेशन की थी। उस वजह से यहाँ पे 40.6% आंसर आ रहा था। पर यहाँ पे उसी रेजिस्टेंस का कुछ मान है जो कि 20 ओम के बराबर है, तो उस वजह से इसका जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो मान 40.6 से घटकर कम होकर 39.5% आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो SWR होगा या जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके लिए जो एफिशिएंसी जो होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 40.6%। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर, जिसके अंदर आप देखो इस फुल वेव रेक्टिफायर की संरचना में वही कि वही बस चेंजिंग इतना सा है कि 2 डायोड का यूज किया गया है। इन 2 डायोडों के ऊपर जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसका मान 20 ओम है तथा जो हमें आउटपुट के रूप में जो इनपुट के रूप में जो वोल्टेज मिल रही है उसका मान क्या है, 14 sin ओमेगा टी, जो कि प्राथमिक कुंडली के द्वारा द्वितीय कुंडली के ऊपर आ रही है। तो इसकी सहायता से हमें एक तो IM का मान निकालना है, PAC का मान निकालना है, PDC का मान निकालना है तथा साथ ही ईटा का मान जो हमें एवरेज या परसेंटेज के रूप में जो एफिशिएंसी होगी उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम अगर VM देखें वो किसके ऊपर होगा, थीटा बराबर π/2 के ऊपर। तो उस समय साइन π/2 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो मैक्सिमम जो वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14.4 वोल्ट आ जाएगी। ये तो मैक्सिमम वोल्टेज होगी। इसी के अंदर अगर हम देखें लोड वोल्टेज का, लोड रेजिस्टेंस का मान कितना है, 1000 ओम तथा फॉरवर्ड बायस के अंदर रेजिस्टेंस का मान 20 ओम। अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, IM का मान निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट का मान जो कि इस सर्किट के अंदर लोड के ऊपर हमें अंतिम जो लोड तथा इस डायोड के अंदर जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी उसका मान जो होगा वो यहाँ से पता चल जाएगा इस रेजिस्टेंस की सहायता से। यहाँ पे IM बराबर क्या हो जाएगा, VM/RL प्लस RL, जहाँ पे I मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, 14.4/1020, जिसकी वैल्यू करीबन 0.0138 एम्पीयर या फिर हम इसे कह सकते हैं 113.8 मिली एम्पीयर के बराबर आती है। अब इसी के आधार के ऊपर हम क्या निकालेंगे, IRMS का मान निकालेंगे, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 गुना होता है तथा इसका जो मान आता है वो लगभग 0.0976 एम्पियर या फिर 9.76 मिली एम्पियर भी बोलेंगे उसको। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू तो पता चल गई, एक तो कितनी 13.8 मिली एम्पियर, दूसरी RMS वैल्यू कितनी है 9.76 मिली एम्पियर। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है IDC ऑफ फॉरवर्ड बायस रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और ये वैल्यू होती है 2 टाइम ऑफ IM/π बराबर 2 × 13.8/3.14, और ये वैल्यू जो होती है वो आपके 8.8 मिली एम्पियर के बराबर आती है, 8.8 मिली एम्पियर। 2 वैल्यू, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि मैक्सिमम करंट कितनी होगी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, RMS वैल्यू जो कि प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली के ऊपर जो करंट की AC करंट की सप्लाई होती है उसके कारण जो उस AC करंट के साथ में DC करंट प्रोड्यूस होती है
निकालनी तथा लोड के ऊपर जो हमें आखिर जो लास्ट में लोड वोल्टेज है या लोड प्रतिरोध है उसके ऊपर जो हमें एवरेज डीसी करंट जो मिलेगी उसका मान भी हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब इसमें सेकंड हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है कि अगर इस डीसी के अंदर हमने 100% पावर दी है या फिर हमने जो इनपुट में जो सिग्नल दिया है उसकी शक्ति कितनी है उसका मान निकालना है तथा उसके पश्चात जो आउटपुट के रूप में हमें जो पावर मिलेगी उसका मान क्या होगा वो निकालेंगे। तो सेकंड में P ऑफ AC बराबर क्या हो जाएगा IRMS होल स्क्वायर इनटू RN प्लस RL। तो PAC बराबर IRMS का मान कितना है 9.76 का होल स्क्वायर इनटू 10 की घात माइनस 6 इनटू 1020। तो ये कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आती है इसकी वो होती है लगभग 77.44 मिली वॉट के रूप में। ये आपके प्रत्यावर्ती संकेत का जो मान है उसका मान ये कैलकुलेशन के आधार पर जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो होगी 97.16 मिलीवॉट। ये सब मैंने कैलकुलेट की वैल्यू है जिसके कारण मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ आप लोगों को। इससे पहले वाले दिन कैलकुलेट की हुई थी और डायरेक्ट बता रहा था, आप कैलकुलेशन कर लेना तो भी यही वैल्यू है कि इसका कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सेकंड जो होगी वो कौन सी होगी पीडीसी या डीसी शक्ति। वो क्या होगी, वो होने पर हमें लोड के ऊपर मिलेगी, उस वजह से वहां पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का यूज नहीं होगा। आईडीसी का जो मान है वो है 1.8 का होल स्क्वायर इनटू 10 की घात माइनस 6 इनटू 1000 और ये जो आता है ये लगभग आपके 77.44 मिलीवॉट के बराबर। एक वैल्यू तो किसके बराबर है 97.16 मिलीवॉट, दूसरी है 77.44 मिलीवॉट। अब हम थर्ड जो इसका ईटा का मान है वो परसेंटेज के रूप में निकालेंगे तो वो PDC अपॉन PAC इंटू 100% के रूप में निकलेगा जो कि 77.44 अपॉन 97.16 इंटू 10 की घात माइनस 3 अपॉन 10 की घात माइनस 3 इंटू 100। यहाँ से ये कट जाएगा तथा इस ईटा का जो परसेंटेज आता है वो 79.70%। अब देखिए ये प्रूव हो गया कि मैंने आप लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर भी एफिशिएंसी बताई थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 81.20% वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि उस समय में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस था उसका मान कितना था 0। और मैंने ये आपको कहा भी था जिस समय फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किसी भी रेक्टिफायर के अंदर रहता है या उपस्थित होता है उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो हमेशा कितनी होती है 81.20 से कम ही होगी, उससे ज्यादा कभी भी एफिशिएंसी प्राप्त नहीं होती है।